हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम 2024 के पीवाईक्यूज लेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर के। अब ये जो टॉपिक्स है ये होमोजेनियस इक्वेशंस वाले टॉपिक्स हैं। होमोजेनियस इक्वेशन क्या रहता है सर? जिसका D1 D2 D3 जीरो रहता उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे पहले क्या रहता है होमोजेनियस इक्वेशन। तो इस टाइप की इक्वेशन रहती है, यहाँ पे D1 D2 D3 जीरो रहता, AX इज इक्वल टू बी रहता। अब इसमें कुछ कंडीशन रहती है। तो यहाँ तो ऑब्वियसली D1 D2 D3 जीरो ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप जब x को छुपाएंगे तो ये एक कॉलम जीरो आ जाएगा, फिर ये y को छुपाएंगे तो ये कॉलम जीरो आ जाएगा। उससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट पूरा जीरो आ जाएगा। अब इसमें पूरा खेल किस पे रहता है? d पे डिपेंड करता है कि d का आंसर क्या आ रहा है। d का आंसर जीरो आ रहा है क्या d का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा? ठीक है ना। अगर d नॉट इक्वल टू जीरो जीरो सॉरी d इक्वल टू जीरो आ रहा सपोज, तो पहला रहेगा इनफाइनाइट D1 D2 D3 D4 जो अपने ऑलरेडी पढ़कर आए हुए वो, और कंसिस्टेंट रहेगा और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रहेगा। अब ये जो वर्ड है, ये सब स्टेटमेंट है, ऐसे ऐसे वर्ड बोल सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनेज सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये वर्ड यूज कर सकता हूँ। इसलिए ध्यान में रखना, अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो आए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट इक्वल टू जीरो बोले तो जाहिर सी बात है यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसका। क्योंकि आपको पूरा होमोजेनियस इक्वेशन किस पर डिपेंड करता? डी के वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि D1 D2 D3 तो जीरो ही चाहना है। उससे क्या, क्यों? ताकि लास्ट में जो है लास्ट कॉलम, एक कॉलम कोई भी जीरो आएगा जब अपन D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। तो बट इसमें क्या है, आपको डी पर डिपेंड करता है। अगर डी का वैल्यू जीरो आ गया, चारों भी जीरो आ गए, तो चारों जीरो आए तो इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन रहता, पढ़ाया मैंने आपको इससे पहले। ठीक है, इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन को और क्या बोल सकता हो? वो और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल सकता, कंसिस्टेंस बोल सकता। ये सब उसके टर्मिनोलॉजी है, नए नए, बस अब नाम से डिनोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है ना, ये तीनों वर्ड यूज कर रहे हो तो दिमाग में आ जाना चाहिए आपके, क्या डी इक्वल टू जीरो। अब आएगा डी नॉट इक्वल टू जीरो बोले तो, हाँ, ये नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता? मान लो कोई यहाँ पे जीरो एक सॉल्यूशन हो गया ना, अब उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते। ठीक है ना, उसको क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते, और ट्रीवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रीवियल सॉल्यूशन। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो यूनिक सॉल्यूशन बोल देना, डायरेक्ट ही बोल देना। लेकिन 90% चांसेस है, 95% चांसेस है वो क्वेश्चन ये टॉपिक पे पूछेगा हमेशा। ठीक है ना, जेई मेंस में तो यही पूछेगा, और वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी नहीं बोलेगा अगर आया तो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलता, हमेशा नॉन ट्रिवियल वर्ड यूज करता हूँ। क्योंकि इस साल भी अगर आप 2024 में देखेंगे, दो क्वेश्चन आए हुए, दोनों में ये वर्ड यूज करा उसने, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अपने दिमाग में आ जाना, नॉन ट्रिवियल बोले तो D1 D2 D3 और D इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, जिसके राइट हैंड साइड जीरो रहता है उसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते, AX इज इक्वल टू जीरो रहता। ठीक है ना। अब इसकी हम प्रॉब्लम लिखेंगे 2024 में कौन से क्वेश्चन आए थे। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। अब सॉल्यूशन देखिए, ये देखो ये स्टैंड यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा उसने, बट इससे आपको जज करना है कि नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यानी डी नॉट इक्वल टू जीरो है। डी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, डी इक्वल टू जीरो है, सॉरी। पहला क्या है? डी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, ये वाली कंडीशन में बैठेगा। जब ये कंडीशन में बैठेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मेंशन नहीं करा, आपको समझना पड़ा। ठीक है ना। अब आ गया सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिख लेंगे एक्स अल्फा वाई प्लस 2z इक्वल टू जीरो। फिर दूसरा आएगा एक्स प्लस वाई बीटा प्लस 3z इक्वल टू जीरो। देन 2x प्लस 2y प्लस 3 gamma, not 3 gamma, it is only gamma z इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, यहाँ से x उठाया, यहाँ से y, यहाँ से z, फिर यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से z, ऐसा करके सॉल्व करने का। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा ताकि आगे ऐसे ही आएगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता? डी इक्वल टू जीरो, D1 D2 D3 ऑलरेडी जीरो ही रहता। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ जाएगा डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता, चेक कर लेना। तो अल्फा डिटरमिनेंट निकालना है डी का कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो दैट इज अल्फा 1 2। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, 1 बीटा 3, लास्ट वन इज 2 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, और ग्यामा इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा में आंसर निकालना है, ये फाइंड करना है 6 अल्फा, अल्फा लिखा हुआ है ए नहीं हो, 4 बीटा प्लस ग्यामा का वैल्यू। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंस न्यूमेरिकल वैल्यू में आया हुआ क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो आपको न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे तो नंबर्स आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लो, ये गया, इसके रो और कॉलम को छुपा दो, बीटा ग्यामा -6 आ जाएगा। तो बीटा ग्यामा -6 आ गया, -1, इसके रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, ग्यामा -6 कर दो। तो यहाँ पे लिखना ग्यामा -6 आ गया ना, ये 2 को रो और कॉलम को छोड़ दो, तो देखना पड़ेगा आपको, +2 आता पहले, माइनस प्लस माइनस प्लस आता, तो ये इसके रो और कॉलम को छोड़ दिए तो 2 - 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा ग्यामा 6 अल्फा, ग्यामा +6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप लोग थोड़े समझदार होंगे तो अच्छे से लिख लेंगे, नेगेटिव टर्म को उधर भेज दो पूरे के पूरे। और अल्फा बीटा ग्यामा का वैल्यू बुक्स क्वेश्चन में दे हुआ है, तो क्वेश्चन में अल्फा बीटा ग्यामा का वैल्यू कितना दे हुआ है, 45 दे हुआ है। तो यहाँ पे अगर लिखना है अल्फा बीटा ग्यामा इज इक्वल टू 45 कंडीशन में, तो यहाँ पे ले लो 45, और बाकी सब माइनस वाले टर्म को उधर भेजो, ये 6 + 4 10 हो जाता, इज इक्वल टू भेज दो उसको उधर, तो ये 6 अल्फा हो जाएगा, माइनस के उधर गया तो प्लस के, ये माइनस के उधर गया तो प्लस के, माइनस के उधर गया तो प्लस के, तो 4 बीटा प्लस ग्यामा। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यही पूछा उसने, 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस ग्यामा। अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पता हो ना। जेई वही बोलता बेटा कि कितने कॉन्सेप्ट आते हैं आपको, कॉन्सेप्ट बेस पढ़े कि नहीं आपने, बस, और दूसरा कुछ भी नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब मुझे बताओ कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या, कब पूछा हुआ है सर, जेई 2024 में 6 अप्रैल को, शिफ्ट 1 में है कि 2 में लिखना भूल गया मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 अप्रैल को आया हुआ है, तो ये देख लो आप लोग क्या है। तो यहाँ पे देख लो, अभी आंसर आ गया 45 + 10 55 हो जाता, तो ये 55 इज द फाइनल आंसर। आपको क्या करना है, इसके आगे 55 लिखना है बस। ठीक है ना, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं रहते न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन से, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन से जज किया मैंने, नोटिस करे आपने, ये कंडीशन से जज किया मैंने, ऐसा लिखा हुआ था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप बोलेंगे सर नॉन ट्रिवियल क्यों लिख लिया आपने, अरे भैया यहाँ पे दिया एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, if it is not equal to zero, that is non trivial solution, that is non trivial solution। तो यहाँ पे उसने कंडीशन ने बोला नहीं कुछ, आपको ये स्टेटमेंट से समझ में आया कि क्या कौन सा सॉल्यूशन है, तो ये माइंड में रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया। तो नाउ इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x + √2 sin अल्फा y + √2 cos अल्फा इनटू z इज इक्वल टू जीरो, तो राइट हैंड साइड में जीरो, इसका मतलब है होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन से ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद बोला हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, बार बार ये वर्ड पे ध्यान देना आपने, नॉन ट्रिवियल क्वेश्चंस 90% चांसेस है जेडबल में यही वर्ड यूज करेगा, इससे आपके क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब डी का वैल्यू जीरो आता, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन में क्या रहता, डी की वैल्यू पर ही डिपेंड करता, डी इक्वल टू जीरो आ गया, डी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, उस पर ही आंसर आता। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन है, ट्रेवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये नॉन ट्रिवियल है, यानी इसका कंडीशन क्या बनेगा, इसका कंडीशन बनेगा डी इक्वल टू जीरो वाला। ठीक है, क्योंकि D1 D2 D3 तो ऑलरेडी जीरो है दोनों के अंदर। सॉल्यूशन अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये अल्फा है, हाँ अल्फा है ये लिखा हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू, ये ऑप्शन है उसके, 11π/24, 5π/24, 7π/24 एंड 3π/24। तो सबसे पहले डी निकाल लेंगे, तो जब आप डी निकालेंगे तो कोइफिशिएंट ऑफ, क्या रहता है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आता। तो यहाँ पे थोड़ा नोटिस करने लायक है, ध्यान देना बच्चों। तो पहले हम लिखेंगे इसको,
वन, फिर ये वाला लिखेंगे वन, फिर ये लिखेंगे √2 sin अल्फा, और यहाँ पे √2 cos अल्फा। सर उसमें लिखा तो डायरेक्ट वो भी चलता, लेकिन आपने पहले ये लिखना फिर इसके लिखना कोएफिशिएंट, तो जल्दी आ जाता आंसर। ठीक है ना, हमको कैसे पता चलेंगे, ये माइनस ऊपर चले जाएंगे ना बेटा, उससे जल्दी आता आंसर। अच्छा, -cos अल्फा। अब ये तीसरे वाले की, इसको सेकंड वाले को, ये टर्म को बाद में लिख लो। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 cos अल्फा, और ये sin अल्फा। सर वैसा नहीं आएगा कि आता ना बेटा, आपने लिख लेना रीअरेंज करके, इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास। पहले आपने ये इक्वेशन लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर बनाना डिटर्मिनेंट, वैसा भी चलता। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सर ये इसको देख लो, इसके रो और कॉलम को छुपा दो। इसका रो और कॉलम क्या है, ये और ये है। तो क्या बना, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर तो साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से कर तो कॉस स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। इसलिए मैंने इसको ऊपर लेके आया, समझे, ताकि वो 1 हो जाता ऑलरेडी। क्या हो जाता है, 1। आपके लिए लिखा देता हूँ, sin2 अल्फा प्लस cos2 अल्फा हो जाएगा, और ये -√2 sin अल्फा है। इससे भी देखो फॉर्मूला डायरेक्ट बनता, ये रो ये कॉलम को छुपा दो, तो साइन इंटू 1 साइन होता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। ये ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट आता, इसलिए बता रहा हूँ, sin अल्फा प्लस cos अल्फा। आपने 1 मिनट सोचता पहले, 10-20 सेकंड सोचने को देना, फिर सॉल्व करना, जो जल्दी कैलकुलेशन आए, क्योंकि एनटी ऐसा रेडीमेड नहीं देता आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बच्चे बोलते रेडीमेड क्यों नहीं देता, सर रेडीमेड थोड़ी देगा बेटा, फिर क्या फायदा जेई का। कॉस माइनस साइन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे इसको इससे। ठीक है ना, बस ले लो आप, कुछ भी नहीं है, चेक करना। तो ये हो जाएगा आपका √2 cos अल्फा, फिर आ जाएगा कॉस माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आना चाहिए। sin2 अल्फा प्लस cos2 अल्फा 1 होता, इसको अंदर शिफ्ट कर दो, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये अंदर जाएगा, तो ये √2 sin2 अल्फा हो जाएगा। अरे क्या बात है, और ये अंदर गया, तो ये √2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा √2 cos2 अल्फा, बाकी -√2 cos अल्फा sin अल्फा। दोनों के फॉर्मूले बनते, 10वीं पास होना, सॉरी 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आना चाहिए। ये साइन और कॉस को एक तरफ जोड़ दो, पहले 1 लिख लो, यहाँ से √2 कॉमन निकाल लो, पहले कॉस लिख लेना, cos2 अल्फा माइनस sin2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ से √2 कॉमन ले लो माइनस के, ये दोनों में से साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये आना चाहिए आपको। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी होता, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बी अल्फा क्या हो जाएगा, ट्वाइस अल्फा हो जाएगा। तो बस अब ये 1 माइनस √2 हो जाएगा, cos2 अल्फा हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा, sin2 अल्फा हो जाएगा। एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2 कॉमन निकल जाएगा सर। जैसे ही √2 कॉमन निकला, तो सर ये माइनस क्यों कॉमन निकाले आपने, हाँ माइनस क्यों कॉमन निकाले सर, देख लो पहले, चेक कर लो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट है, और यहाँ पे पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा, तो ये √2 ही कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो ये प्लस रहेगा। ठीक है ना, सर समझाने मेरे को, ये देखिए, ये √2 cos2 अल्फा माइनस √2 sin2 अल्फा, तो √2 ही निकालना, ये माइनस वाले टर्म को माइनस ही रन देना। ठीक है ना, हाँ सर समझ गया। मेन सर क्या बोल रहे हैं आप, ये देखिए ये दोनों भी है टर्म्स को, पहले √2 cos2 लिख लेना अल्फा, फिर √2 sin2 लिख लेना। अब यहाँ से √2 कॉमन निकालना, आप समझा सर, तो √2 कॉमन निकला तो क्या बना, cos2 माइनस sin2 आ जाएगा। ठीक है ना, मैटर करता है, ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा cos2 अल्फा माइनस sin2 अल्फा इक्वल टू 0। अब ये +1 उधर गया तो माइनस, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लगता है इसमें है। अब इन्होंने क्या करे, सिलेबस में से काट दिया इसको, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को। ठीक है, जेई के सिलेबस में रिड्यूस हो गया इस साल, लेकिन इसका क्वेश्चन आया वापिस। अब इसी को स्टेप में यूज कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब बच्चे बोलेंगे सर जैसे हमने पढ़ाना शुरू करे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, और सर सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब मत पढ़ाओ, हो गया सर, कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पर आ जाता है ऐसे स्टेप में। तो इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जेई के, अगर सिलेबस कट भी हो गया तो उसको थोड़ा बहुत आपको एनसीईआरटी लेवल का आना चाहिए, फॉर्मूले भी तो याद हो रहा, क्योंकि इसमें यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है ना, एज पर द न्यू सिलेबस, एनटीए न्यू सिलेबस से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कैंसिल है। कैसा कैंसिल है देख लो आप, ये +1 उधर गया तो माइनस आता,
और ये √2 है, ये √2 नीचे चले जाएंगे, तो cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा इज इक्वल टू -1/√2 आता। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा को। नेक्स्ट स्लाइड में तो चेक करना, cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा इज इक्वल टू -1/√2 आ गया। अब -1/√2 क्या आया, तो चेक करना। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, 1/√2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 1/√2 cos 2 अल्फा आ जाता। अब इसको ऐसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, sin 2 1/√2 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करे तो ये 2 हो जाता, 1/2 हो जाता। और यहाँ पे इसको पाई/4 बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, पाई/4। तो साइन है कॉस भी, तो कॉस ही लगाएंगे इसको, तो कॉस पाई/4 आ जाएंगे। 1/√2 बोले तो कॉस पाई/4 होता। और यहाँ पे भी साइन है कॉस भी, कॉस से ही साइन भी, तो सर हाँ बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2 अल्फा, और ये आ जाएगा साइन, सॉरी sin 2 अल्फा, और ये साइन पाई/4 आ जाएगा बराबर। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी वाला, ठीक है ना, माइनस साइन है साइन बी, तो कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस पाई/4 हो जाएंगे। और ये -1/2 को हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट ही लिख लो सर, अब 120 आता है। 120 बोले तो cos 3 पाई/4 आ जाएंगे। 3 पाई/4 क्या, 3 पाई/2, तो सर 3 पाई/2 आएगा ना, तो 135 हो जाएगा। 3 पाई/2 आ जाएंगे, ठीक है देख लो, 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 180 डिवाइडेड बाई 2, 2/3 आएगा, नॉट 2 पाई/3। 2/3 आ जाएगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा 2 पाई/3, 120। कॉस 120 क्या होता, -1/2 होता, चेक कर लेना, 90 + 30 बोले तो माइनस cos 30 1/2 होता, माइनस का साइन आ गया। ये वैल्यू इसका है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू इसका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, जो बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा क्या रहता है, तो सर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये सब है, तो 2 अल्फा प्लस पाई/4 इज इक्वल टू 2 पाई/3 आ गया बराबर। चेक करना, तो सर डायरेक्ट ही हो जाता क्या, हाँ डायरेक्ट ही हो जाता। सर आपने इसको ऐसा क्यों लिख लिया, हाँ ये कैंसिल करके, ये गलत, ये रॉन्ग मेथड है। ऐसा देखो, थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस पाई/4 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये वैल्यू अल्फा का है 2 पाई/3, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिया मैंने। ठीक है ना, तो थीटा ये सब आएगा, जो बच्चों को कंफ्यूजन है, ये मेरा थीटा है और ये मेरा अल्फा है। यहाँ पे लगाया फॉर्मूला मैंने, देख लो, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो उसने क्या बोला, इसको उधर भेज दो, तो सर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, चेक कर लो। तो फिर एक काम कर दो, पहले सबसे पहले चेक कर लो, पाई से तो आंसर आना नहीं है, तो एन का वैल्यू 0 रख देंगे। क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन दिया, कंडीशन क्या दिया, 0 से पाई/2 दिया, 0 से पाई/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका क्या मतलब, एन का वैल्यू 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता। अगर एन का वैल्यू 1 भी रखेंगे तो 2 पाई से बड़ा आएगा आंसर, तो एन का वैल्यू 0 रख दिए, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस पाई/4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 पाई/3 आ जाएगा। बस अब आपको रख देना है वैल्यू, उधर रख दो, चेक कर दो। तो 2 अल्फा प्लस पाई/4 सॉल्व कर लेना इसको, और ये आ जाएगा 2 पाई/3 एक आ जाएगा, और आ जाएगा 2 अल्फा प्लस पाई/4 माइनस 2 पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलता नहीं, इसको ले लो, तो ये कैसा सॉल्व होगा देख लेना। तो ये 2 अल्फा 2 पाई/3 माइनस पाई/4 सॉल्व कर लो इसको। तो एलसीएम ले लो सर, एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ ये 8 हो जाएगा, और ये 3 पाई हो जाएगा, और नीचे 12 हो जाएगा, तो ये 5 पाई/12 हो जाएगा। 2 अल्फा 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 पाई/24 आ गया सर आंसर। ये तो रिजेक्टेड टर्म है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही छोड़ना मेरे को, तो भेज दो उसको, तो नेगेटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड और थर्ड में जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दिया उसने, ये वाला फाइनल आंसर होगा। क्यों सर, क्यों,
क्योंकि 0 से π/2 बोला उसने, 0 से π/2, 5π/12 आ रहा, 5π/12 है क्या ऑप्शन में? हाँ है सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन को नोटिस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री मारा इसने, पूरा का पूरा मिक्सअप मारा इसने ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक लेवल की क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, बुक्स के अंदर जाके देख लेना। तो ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन आ गया। बस इसमें कंडीशन क्या लगा, ये 11th को 12 से मिक्स कर दिया उसने। कैसा मिक्स करा? ये कंडीशन देके 11 को 12 से मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो इसको मिक्स कर दिया उसने ऐसा, डिटरमिनेंट को ट्रिग्नोमेट्री से मिक्स करा, ये कंडीशन देके। ये कंडीशन देने से क्या हुआ, ये फॉर्मूले तो 11th के cos टू थीटा के ये सब, बट यहाँ पे जैसी लगा आगे गया ये, तो ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस लग गया, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ बच्चे को क्लास में, ऑफलाइन क्लास के अंदर, क्या बेटा अगर उसने रिड्यूस भी करा बट उसके फॉर्मूले आपको याद होना। अब यहाँ पे कंडीशन में यूज हो गया आपके, तो ये सब चीज आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।